नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक समग्र मांग समग्र पूर्ति से संबंधित कुछ अवधारणाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास बीपीएससी टीजीटी पीजीटी मेंस एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन, समग्र मांग से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है समग्र मांग से, या समग्र मांग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, एक वर्ष की अवधि के दौरान एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग को समग्र मांग कहा जाता है। या एक वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले कुल अनियोजित व्यय से अभिप्राय है। या एक लेखावर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय तथा बचत के कुल जोड़ से है। तो समग्र मांग का अभिप्राय एक वर्ष की अवधि के दौरान एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग से है। समग्र मांग का मतलब ही होता है अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं और सेवाएं मांग की जाती हैं उसी को क्या कहा जाता है? समग्र मांग कहा जाता है। समग्र मांग की कुछ अन्य बातें हैं जो आगे क्वेश्चन में मिल सकती हैं, उनको भी जान लेते हैं। पूरा समग्र मांग किसे कहते हैं, समग्र मांग अनुसूची क्या है तथा समग्र मांग के घटक कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो समग्र मांग का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग से होता है। समग्र मांग एक प्रवाह अवधारणा है क्योंकि समग्र मांग की माप एक लेखा वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। समग्र मांग को सामान्य कीमत स्तर तथा लोगों की आय के स्तर के संदर्भ में मापा जाता है। समग्र मांग और कीमत स्तर के बीच अगर संबंध की बात की जाए तो समग्र मांग एवं कीमत स्तर के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात समग्र मांग वक्र जो है वह नीचे की ओर ढालू होता है। अगर समग्र पूर्ति वक्र की बात की जाए, समग्र मांग वक्र में ही कीमत एवं आय के बीच जो है समग्र मांग और कीमत के बीच जो संबंध पाया जाता है वह ऋणात्मक संबंध पाया जाता है तथा समग्र मांग और आय के बीच जो संबंध पाया जाता है वह धनात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बढ़ने से समग्र मांग बढ़ती है। समग्र मांग सदैव वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय के रूप में मापी जाती है। इस प्रकार से समग्र मांग उस व्यय का कुल जोड़ है जो लोग आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। यह सभी क्रियाएं एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान होती हैं, इसलिए समग्र मांग को प्रवाह चर कहा जाता है। अगर समग्र मांग अनुसूची की बात की जाए तो मांग अनुसूची अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप समग्र मांग को व्यक्त करती है। समग्र मांग अर्थव्यवस्था से धनात्मक रूप से संबंधित होती है। समग्र मांग का कुछ न्यूनतम स्तर होता है, अर्थात समग्र मांग कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, भले ही आय जीरो हो। समग्र मांग कभी भी शून्य नहीं हो सकती, आय भले ही जीरो हो। समग्र मांग शून्य इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि जीवित रहने के लिए कुछ व्यय अवश्य करना पड़ता है। यह व्यय तब भी किया जाता है जब आय शून्य होती है। पिछली बचतों या ऋणों के माध्यम से यह व्यय किया जाता है। जब आय उपभोक्ता की शून्य होती है तो जो पिछली बचतें होती हैं उन बचतों के माध्यम से, अगर बचतें नहीं होती हैं तो ऋणों के माध्यम से व्यय किया जाता है। आय के उच्च स्तर पर समग्र मांग आय के पीछे पीछे रह जाती है क्योंकि लोग अपनी आय का कुछ भाग बचत करने लगते हैं। अगर समग्र मांग वक्र का आरेख बनाया जाए तो समग्र मांग वक्र का आरेख जो है वह जीरो से थोड़ा ऊपर होता है क्योंकि
आय अगर शून्य है तब भी उपभोक्ता कुछ ना कुछ खर्चा अवश्य करता है, जीवित रहने के लिए खर्चा अवश्य करता है। और यह खर्चा कहाँ से करेगा? जो पिछली बचतें हैं उन बचतों के माध्यम से करेगा। अगर बचतें नहीं हैं तो ऋण के माध्यम से खर्चा करेगा। तो यह जो आरेख है यह सी प्लस आई, या इसको कह सकते हैं एडी, यह समग्र मांग को बताता है। और जीरो अंश या जीरो से जो रेखा खींची गई है वह आय को बताता है। ये संतुलन बिंदु है और यह रेखा जो है निवेश को बता रही है। एक्स अक्ष पर आय को लिया गया है तथा वाई अक्ष पर क्या लिया गया है? एग्रीगेट डिमांड को लिया गया है। समग्र मांग वक्र अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप समग्र मांग को प्रकट करता है। इसका ढाल ऊपर की ओर होता है। समग्र मांग एडी तथा वाई के बीच धनात्मक संबंध की बात करता है। तो समग्र मांग जो है एडी और वाई के बीच धनात्मक संबंध की बात करता है। अगर समग्र मांग के घटकों की बात की जाए तो समग्र मांग के घटक जो है वह बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग होते हैं। बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग के घटक में दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था के घटक और त्रिक्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था के घटक शामिल किए जाते हैं। अगर द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटकों की बात की जाए तो दो प्रकार के समग्र मांग होते हैं। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक जो है वह सी प्लस आई को लिया जाता है, जिसमें सी को पारिवारिक उपभोग व्यय कहा जाता है तथा आई को उत्पादक निवेश व्यय कहा जाता है। तीन क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग के तीन घटक बताए गए हैं। एडी बराबर यह तीन क्षेत्रीय या दो क्षेत्रीय हैं तो दो घटक हैं, और तीन क्षेत्रीय हैं तो सी प्लस आई प्लस जी को लिया जाता है, जिसमें सी क्या है? पारिवारिक उपभोग व्यय है। आई क्या है? निजी निवेश व्यय है। और जी सरकारी व्यय है, जिसमें उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय दोनों शामिल है। अब खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटकों की अगर बात की जाए तो खुली अर्थव्यवस्था को चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटकों में यह तीन क्षेत्र तो शामिल ही हैं, सी प्लस आई प्लस जी शामिल हैं। तो इसमें और एक क्षेत्र और शामिल कर दिया गया है, शुद्ध निर्यात, जिसमें सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसमें एक्स का मतलब होता है निर्यात से और एम का मतलब होता है आयात से। और इन दोनों का अंतर जो है शुद्ध निर्यात कहलाता है। इसको अर्थव्यवस्था में शुद्ध निर्यात को शामिल कर लिया जाता है एडी में। तो इस प्रकार से एडी एक खुली एग्रीगेट डिमांड एक खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग के घटकों में पारिवारिक उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात को शामिल किया जाता है। इस समीकरण को जी एन पी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और एग्रीगेट डिमांड जो है वह त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में इस समीकरण को जीडीपी भी कहा जाता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें समग्र मांग के संदर्भ में थी। अगर समग्र पूर्ति की बात की जाए, समग्र मांग के बारे में हम लोग जाने हैं तो थोड़ा सा संक्षिप्त समग्र पूर्ति के बारे में भी जान लेते हैं। समग्र पूर्ति से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा नियोजित वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है। एक लेखा वर्ष के दौरान यह आय के प्रवाह के समरूप है, इसलिए एएस और वाई को एक दूसरे के समरूप माना जाता है। समग्र पूर्ति अनुसूची की अगर बात की जाए तो समग्र पूर्ति अनुसूची एएस तथा वाई के बीच पूर्ण समरूपता दिखाती है। यह समरूपता यह बताती है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादक वे सभी पूर्ति करने या बेचने के लिए तैयार है जो उत्पादन करने की इच्छा रखते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का जो आरेख है उस आरेख की अगर बात की जाए तो यह आरेख जो है y बराबर एस, इसको y को एस भी कहा जाता है या एस को आई भी कहा जाता है। एस तथा y एक दूसरे के समान हैं, इसलिए एस को मूल बिंदु से प्रारंभ होती हुई 45 अंश की रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह 45 अंश की रेखा है।
तो यह संक्षिप्त बातें जो थी समग्र पूर्ति के संदर्भ में थी। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है 2 नंबर क्वेश्चन। एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का अनुमान लगाया जाता है। तो खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का अनुमान जो है निजी उपभोग व्यय प्लस निजी निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात के रूप में लगाया जाता है। अर्थात खुली अर्थव्यवस्था में जो समग्र मांग है वह C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M का जोड़ होती है, जिसमें C कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड, I इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X माइनस M को शामिल किया गया है। समग्र मांग के द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के घटकों में C प्लस I को शामिल किया जाता है। C प्लस I त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के घटकों में C प्लस I प्लस G को शामिल किया जाता है। और यह द्विक्षेत्रीय और त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के जो घटक हैं वह बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के घटक हैं वह खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है वह है 3 नंबर क्वेश्चन। उपभोग फलन फलनात्मक संबंध है। किसके किसके बीच उपभोग फलन फलनात्मक संबंध की बात करता है? तो आय एवं बचत का, कीमत एवं उपभोग का, उपभोग एवं आय का, उपभोग और बचत का। तो उपभोग फलन जो है वह उपभोग और आय के बीच फलनात्मक संबंध की बात करता है। C बराबर फंक्शन ऑफ Y की बात करता है, जिसमें C कुल उपभोग होता है और Y स्वायत्त आय होती है। या इसको इस प्रकार से भी बताया जा सकता है, C बराबर C ये कांस्टेंट है प्लस BY, इसको भी उपभोग फलन कहा जाता है। तो इस प्रकार से C बराबर फंक्शन ऑफ Y के माध्यम से कहा जा सकता है कि उपभोग फलन से तात्पर्य एक ऐसी अनुसूची से है जो कुल उपभोग और देश की स्वायत्त आय के बीच फलनात्मक संबंध की बात करता है। हम जानते हैं कि उपभोग और आय के बीच पाए जाने वाले इस संबंध के आधार पर ही केन्ज ने अपना प्रसिद्ध उपभोग का नियम दिया था, जिसे उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम भी कहा जाता है। केन्ज का जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है वह बताता है कि जब किसी देश की कुल आय में वृद्धि होती है तो उसके कुल उपभोग में भी वृद्धि होती है, किंतु उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में हुई वृद्धि से कम होती है। केन्ज का मनोवैज्ञानिक नियम जो है वह एक समीकरण द्वारा भी दिखाया जा सकता है। जैसे यह आय है, आय का वक्र है और यह जो है उपभोग का वक्र दिया गया है, या इस एरिया को बचत कहा गया है। और यह धनात्मक बचत हो जाएगी, यह ऋणात्मक बचत हो जाएगी। और ई समता बिंदु को दिखाया गया है आरेख में। जैसे जैसे क्या है आय बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उपभोग भी बढ़ता है। जैसे जैसे ये आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ रहा है, किंतु उपभोग में आय की तुलना में कम वृद्धि होती है। आरेख से स्पष्ट है कि जब आय शून्य होती है तब उपभोग भी शून्य होता है या शून्य से अधिक होता है। अब औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? एपीसी के बारे में जान लेते हैं। एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति से आशय कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात से है, या कहा जा सकता है कुल उपभोग में कुल आय का भाग देकर औसत उपभोग प्रवृत्ति निकाली जा सकती है। अतः एपीसी बराबर होता है C अपान Y। C का मतलब होता है कुल उपभोग से और Y का मतलब होता है कुल आय से। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात इसी प्रकार से की जाए तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आशय उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात से है। उपभोग और आय में परिवर्तन का भाग देकर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकाली जा सकती है। तो एमपीसी बराबर डेल्टा C अपान डेल्टा Y, जिसमें डेल्टा C
आय में परिवर्तन की बात करता है और डेल्टा सी उपभोग में परिवर्तन की बात करता है और डेल्टा वाई जो है आय में परिवर्तन की बात करता है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के मान की बात की जाए तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान जो है हमेशा 0 से अधिक और 1 से कम होता है। यह इम्पॉर्टेंट है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान कैसा होता है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 0 से अधिक और 1 से कम होता है। तो MPC इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। MPC का मान 0 से अधिक और 1 से कम होता है, या 0 से अधिक है और 1 से कम है MPC का मान। अगला जो क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने उपभोग फलन के बारे में जाना, उपभोग की औसत प्रवृत्ति के बारे में जाना तथा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बारे में जाना। उपभोग की औसत प्रवृत्ति APC बराबर होता है C/Y और MPC उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर डेल्टा C/Y होता है। और उपभोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान जो है वह 0 से 1 के मध्य होता है, 0 से अधिक और 1 से कम होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 4 नंबर क्वेश्चन, औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है। औसत उपभोग प्रवृत्ति APC, अभी हम लोगों ने बात किया APC बराबर होती है C/Y। C/Y का मतलब हुआ कि कुल उपभोग में कुल आय का भाग देकर औसत उपभोग प्रवृत्ति निकाल सकते हैं, या कह सकते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति से आशय कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात से है। तो C/Y C ऑप्शन में दिया गया है, तो C सही हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछा गया है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसके बराबर होती है, तो MPC भी हम लोग निकाल सकते हैं। MPC किसके बराबर होती है, डेल्टा C/डेल्टा Y। तो इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, डेल्टा C/डेल्टा Y को इसको कह सकते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आशय उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के बीच अनुपात से है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 0 से अधिक और 1 से कम होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि MPC 0.5 हो तो आय में ₹100 की वृद्धि होने पर उपभोग व्यय में कितना परिवर्तन होगा। MPC दिया गया है, MPC उपभोग क्या पूछा गया है, उपभोग व्यय में परिवर्तन। तो उपभोग व्यय में परिवर्तन MPC दिया गया, MPC बराबर होता है डेल्टा C/डेल्टा Y। तो MPC कितना दिया गया है, MPC दिया गया है 0.5 बराबर डेल्टा C हमें ज्ञात करना, तो डेल्टा C/डेल्टा Y कितना दिया गया है, डेल्टा Y का मतलब होगा आय में परिवर्तन 100 दिया गया है। अब इसको जब हल करेंगे यहाँ बटे 1 कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो डेल्टा C बराबर हो जाएगा 0.5 × 100, तो यह हो जाएगा 500 और 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 50 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा 50। तो इस प्रकार से B ऑप्शन सही है। तो समझ में आ गया होगा कैसे निकाला गया है। MPC बराबर होता है डेल्टा C/Y। डेल्टा C MPC का मान दिया गया है क्वेश्चन में ही 0.5 और डेल्टा Y आय में 100 रुपये की वृद्धि का मतलब परिवर्तन से है, चाहे कमी हो या वृद्धि हो। तो डेल्टा Y 100 रुपये दिया गया है और डेल्टा C हमें ज्ञात करना है। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। यदि उपभोग C है, C बराबर 450 है तथा Y 1000 है, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र हम लोग जाने हैं APC बराबर क्या होता है C/Y। अब C/Y का मतलब हुआ कि औसत उपभोग प्रवृत्ति ही इसमें पूछा गया है। तो C का मान 450 दिया गया है पहले से ही क्वेश्चन में, और Y का मान 1000 रुपये दिया गया है। अब इसको 450 को 1000 से अब जब भाग करेंगे तो यह 0 से क्रॉस हो जाएगा और 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.45 आंसर आ जाएगा।
इसका, तो 0.45 डी ऑप्शन में दिया गया, तो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। जब एस में -30 से -20 का परिवर्तन होता है तो डेल्टा एस बराबर होगा, तो डेल्टा एस बराबर हो जाएगा +10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। बचत फलनात्मक संबंध है। आय और उपभोग का, कीमत एवं बचत का, बचत एवं आय का, उपभोग एवं बचत का। तो बचत फलनात्मक संबंध है बचत एवं आय का, तो सी ऑप्शन 9 में सही है। उपभोग प्रवृत्ति की अगर बात की जाए तो उपभोग प्रवृत्ति एपीसी कुल बचत और कुल आय के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। औसत बचत प्रवृत्ति बराबर होता है एपीसी एपीएस बराबर होता है S/Y, और एमपीएस बराबर होता है एमपीएस डेल्टा S/Y। इसके पहले हम लोग एपीसी के बारे में पढ़े थे। एपीसी का मतलब उपभोग के बारे में पढ़े थे, और यह है बचत के बारे में। औसत औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस बराबर होता है S/Y, और एमपीएस बराबर होता है डेल्टा S/Y। सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस बराबर, सीमांत बचत प्रवृत्ति का मतलब होता है बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। यह कह सकते हैं बचत में परिवर्तन से आय में होने वाले परिवर्तन को, जब बचत में होने वाले परिवर्तन में आय में परिवर्तन से भाग दे देते हैं तो क्या मिलता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति मिलती है। एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, इन सब में एक संबंध पाया जाता है। क्या संबंध पाया जाता है? संबंध ये है कि एपीसी प्लस एपीएस का मान जो है 1 के बराबर होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस का मान जो है 1 के बराबर होता है हमेशा। तो एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 होता है और एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एपीसी और एपीएस का योग कितना होता है, एमपीसी और एमपीएस का योग कितना होता है, या किसका किसका योग जो है 1 के बराबर होता है। तो एपीएस और एपीसी का योग 1 के बराबर होता है, एमपीसी और एमपीएस का योग 1 के बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन जो है वह है 10 नंबर। उपभोग फलन सी बराबर सी बार प्लस बी वाई में सी कांस्टेंट धारणा से अभिप्राय है। सी के मूल्य से जब y बराबर 0 होता है, तो y सी के मूल्य से जब y बराबर 0 होता है स्थिर माना जाता है, तो ए सही है। अगला औसत बचत प्रवृत्ति बराबर है, तो औसत बचत प्रवृत्ति का मतलब हुआ एपीएस बराबर होता है S/Y। S/Y का मतलब हुआ कुल बचत और कुल आय के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। तो एपीएस बराबर S/Y का मतलब डी सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन न्यूमेरिकल को हल करना है। एमपीएस दिया है 0.6, तो आय में 50 की वृद्धि होने से बचत में क्या परिवर्तन होगा। तो एमपीएस के बारे में दिया है, तो एमपीएस का सूत्र क्या होता है, एमपीएस बराबर डेल्टा S/डेल्टा Y। एमपीएस का मान दिया गया है 0.6 बराबर आय में 50 की वृद्धि, तो डेल्टा S हमें निकालना है, तो आय में 50 की वृद्धि मतलब यह हो जाएगा 50। तो इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो डेल्टा S बराबर हो जाएगा 0.6 गुणे 50, तो यह हो जाएगा 6×5 = 30, और ये पहले 0 है पहले से ही, तो 0.30 1 के बाद 0.30 आंसर
आ जाना चाहिए। 30 आंसर आया है, तो इसमें किस ऑप्शन में 30 दिया गया है? तो 30 दिया गया है इसमें एक ऑप्शन में, ए में, मतलब ए सही है 30। अगला जो क्वेश्चन है, यदि MPC 40% है तो MPS कितने प्रतिशत होगा? तो MPC यदि 40% है तो MPS कितने प्रतिशत होगा? तो आसानी से निकाला जा सकता है। हम लोग अभी जाने हैं कि APC प्लस MPS बराबर होता है 1, इसको 100%, और MPC प्लस MPS बराबर होता है 1। तो इसी से यह सॉल्व हो जाएगा। MPC 40% और तो MPS का मान निकालना है। तो MPC 40% या 40 प्लस MPS बराबर 1, या इसको कह सकते हैं 100%। तो MPS बराबर हो जाएगा 100 माइनस 40, तो बराबर 60 आ जाएगा। 60 आंसर दिया होगा, हाँ 60 दिया है, 60 है, बी में 60 दिया है, 60 सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, यदि उपभोग फलन C बराबर BY है तो बचत फलन क्या है? तो उपभोग फलन C बराबर BY है तो बचत हो जाएगा S बराबर 1 माइनस बी अपान वाई, 1 माइनस बी अपान वाई, बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही है, तो इसमें जान लेते हैं कौन सा सही है। तो APC प्लस APS बराबर 1 बताया गया है, और MPC प्लस MPS बराबर 1 बताया गया है। इसी में इसका आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो MPC प्लस MPS बराबर 1 है, तो यह सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर MPS निकालना है तो 1 माइनस MPC कर दिया जाएगा, यह भी सही है, यह भी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी सत्य हैं, उपरोक्त सभी सत्य हैं का मतलब हुआ कि डी आंसर सही है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, MPC बराबर 0.4 तथा Y बराबर 1000 है, तो डेल्टा S क्या होगा? तो MPC बराबर डेल्टा C अपान डेल्टा Y हो जाएगा, यह सूत्र है, इसको याद करना है। MPC बराबर डेल्टा C अपान डेल्टा Y होता है। तो MPC का मान दिया गया है 0.4 बराबर डेल्टा C। डेल्टा C का मान तो दिया नहीं है, तो डेल्टा C MPC डेल्टा S, तो डेल्टा C अपान 1000 दिया गया है, तो इसको बटे 1 कर देंगे, गुणा करेंगे तो डेल्टा C बराबर 400 आ जाएगा। ठीक, और डेल्टा Y कितना दिया गया है? डेल्टा Y दिया गया है 1000, तो डेल्टा C 400, डेल्टा Y 1000 है, और डेल्टा S निकालना है, तो डेल्टा S बराबर हो जाएगा Y माइनस C। तो Y माइनस C जब करेंगे तो 1000 माइनस 400, तो 1000 माइनस 400, तो बराबर 600 आंसर आ जाएगा 16 का। तो 600 सही है। 600 किस में दिया गया है? C ऑप्शन में दिया गया है। अगला, यस रेखा का ढाल प्रकट होता है, तो एस रेखा का ढाल कैसा प्रकट होता है? तो एस रेखा का ढाल जो है MPC के द्वारा प्रकट होता है, MPS के द्वारा प्रकट होता है, 1 माइनस MPC के द्वारा प्रकट होता है। तो MPS के द्वारा प्रकट होता है और 1 माइनस MPC के द्वारा प्रकट होता है। तो 17 का सही आंसर डी है। 18 नंबर क्वेश्चन, जब C बराबर 100 प्लस 0.5 तथा Y बराबर 1200 है तो स्वायत्त उपभोग क्या होगा? तो स्वायत्त उपभोग निकालने के लिए क्या करना है? स्वायत्त उपभोग 100 हो जाएगा। 18 ए सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, जब 19 का सही हो जाएगा तो -300 और 20 सम विच्छेद बिंदु जब
उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहाँ, कहाँ पर समविच्छेद बिंदु प्राप्त होता है। तो समविच्छेद बिंदु प्राप्त करने के लिए आरेख बना देते हैं। यह आय है, आय हमेशा 0 से प्राप्त होती है, और यह उपभोग है, उपभोग कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहता है, तो उपभोग जो है वह C से प्राप्त होता है। एक्स अक्ष पर आय को लिया गया है और वाई अक्ष पर उपभोग को लिया गया है। यह जो है समविच्छेद बिंदु है जिसपे बचत S बराबर 0 है, तो S यह E है, और यह ऋणात्मक बचत है, यह वाली, यह ऋणात्मक बचत है, और यह धनात्मक बचत है, और यह समविच्छेद बिंदु है। पूछा गया समविच्छेद बिंदु उस बिंदु पर प्राप्त होगा जहाँ, कहाँ प्राप्त होगा। अब यहाँ पे E बिंदु पे प्राप्त है, तो यहाँ पे E बराबर क्या है, 0 है, तो E बराबर 0 कह सकते हैं, या S बराबर 0 कह सकते हैं। तो S बराबर 0 पे प्राप्त होगा, और इसी स्थान पर C तथा Y बराबर भी है। भाई C तथा Y जो है संतुलन में है, तो C बराबर Y भी समविच्छेद बिंदु पर है, और S बराबर 0 भी है। तो C बराबर Y और S बराबर 0, C और B सही है, C और B D ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उचित शब्द का चयन कीजिए तथा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है देखते हैं। समष्टि आर्थिक संतुलन के संदर्भ में समग्र मांग से सदैव अभिप्राय है। तो समष्टि आर्थिक संतुलन के संदर्भ में समग्र मांग से सदैव अभिप्राय जो है प्रत्याशित मांग से है, एडी से है, तो एक का एडी इसमें सही हो जाएगा। अगला, समग्र मांग को सदैव आय के विभिन्न स्तरों पर लोग के रूप में व्यक्त किया जाता है, किसमें, खर्च करने की इच्छा के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला 3 नंबर है, 1-2 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में गृहस्थ क्षेत्र तथा उत्पादक क्षेत्र शामिल होते हैं। परिवार जो है वह त्रि क्षेत्र में शामिल हो जाएगा, और आयात निर्यात या शुद्ध निर्यात जो है 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं। जो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें C+I शामिल ही होता है, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में C+I+G शामिल होता है, और इन दोनों को जो है बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में C+I+G+X-M को शामिल किया जाता है, और इसको 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आयात और निर्यात। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। अगला, खालिस्तान से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के नियोजित उत्पादन से है, तो किसमें, समग्र मांग या समग्र पूर्ति किससे हो जाएगा, तो समग्र पूर्ति से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के नियोजित उत्पादन से है। ठीक, समग्र पूर्ति हो जाएगा। अगला, सी रेखा का ढाल के उस अनुपात को दर्शाता है जिसका उपभोग किया जाता है, आय या अतिरिक्त आय। तो सी रेखा का ढाल अतिरिक्त आय के उस अनुपात को दर्शाता है जिसका उपभोग किया जाता है, तो इसमें अतिरिक्त आय हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, 1-2 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में यदि उपभोग आय के बराबर है तो औसत बचत प्रवृत्ति होगी 0 या 1। तो ऐसी स्थिति में 0 या 0 या 0 या 1, हाँ 0 या 1, या तो ऐसी स्थिति में जब 1-2 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में यदि उपभोग आय के बराबर है तो औसत बचत प्रवृत्ति जो है वह 0 होगी। तो 6 का सही आंसर जो है 0 हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, एक सरल रेखीय सीरेखा का अर्थ है कि उपभोग फलन होगा, कैसा होगा, रेखीय होगा। अगला, जब रेखा x अक्ष को काटती है तो यह दर्शाती है कि यस है, क्या है, 0 है, तो इसमें भी 0 आंसर हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में अतिरिक्त आय की प्रति इकाई बचत को दर्शाता है, कौन, APS दर्शाता है कि MPS दर्शाता है, तो MPS जो है अतिरिक्त आय की प्रति बचत को दर्शाता है। सीमांत उपभोग
सीमांत बचत प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है उपभोग फलन में स्थिर बचत से अभिप्राय है। तो उपभोग फलन में किससे, स्वायत्त या प्रेरित बचत से, प्रेरित उपभोग से है। तो उपभोग फलन में जो है, उपभोग फलन में स्थिर बचत से अभिप्राय स्वायत्त उपभोग से है, स्वायत्त उपभोग से ही हो जाएगा। अब आगे क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना हो गया है, सही गलत छांटना है, क्या इसमें सही है क्या गलत है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है समग्र मांग आय से ऋणात्मक रूप से संबंधित है, तो यह हो जाएगा गलत, क्योंकि समग्र मांग आय से धनात्मक रूप से संबंधित होती है। समग्र मांग आय से धनात्मक रूप से संबंधित होती है और समग्र मांग कीमत से ऋणात्मक रूप से संबंधित होती है। तो समग्र मांग जो है आय से धनात्मक रूप से संबंधित होती है। यहाँ अगर धनात्मक होता तो यह सही हो जाता, तो यह 1 नंबर है गलत। अगला 2 नंबर है सामूहिक उपभोग व्यय से अभिप्राय संपूर्ण समाज के आधार पर उपभोग से है, तो यह सही है, 2 नंबर सही है। 3 नंबर समग्र मांग को लोगों की आय के स्तर के संदर्भ में मापा जाता है, यह भी सही है, समग्र मांग को लोगों की आय के स्तर के संदर्भ में मापा जाता है, ठीक है, अगला सही है। 4 केन्ज के मॉडल में समग्र मांग एएस के निर्धारण के रूप में कीमत मुख्य भूमिका निभाती है, नहीं, कीमत मुख्य भूमिका नहीं निभाती है, गलत है। अगला 5 नंबर में आय का या तो उपभोग कर लिया जाता है या निवेश किया जाता है, तो यह भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आय या तो बचा ली जाती है या उपभोग कर ली जाती है। उपभोग और बचत दोनों आय पर निर्भर करती हैं, दोनों जो है योग, दोनों का योग जो है आय के बराबर होता है, तो आय बराबर होता है C+S, या तो उपभोग की जाती है या तो बचा ली जाती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर एपीसी कुल उपभोग तथा कुल आय के बीच का अनुपात है, तो सत्य है एपीसी क्या होता है, एपीसी बराबर, तो एपीसी बराबर C/Y, तो यही इसमें लिखा है कि एपीसी कुल उपभोग और कुल आय के बीच का अनुपात है, तो ठीक है तो अनुपात। अगला यस फलन का ढाल एपीएस द्वारा प्रकट किया जाता है, गलत है, तो एस फलन का ढाल जो है वह एपीएस द्वारा नहीं एमपीएस द्वारा प्रकट किया जाता है, और सी फलन का ढाल जो है एमपीसी द्वारा व्यक्त किया जाता है। एस फलन का ढाल एमपीएस द्वारा और सी फलन का ढाल एमपीसी द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, क्या है 8 नंबर में, एमपीएस बराबर 45% है, तो एमपीसी 55% होगा, सही है। क्यों, क्योंकि एमपीएस प्लस एमपीसी ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1, तो एमपीएस कितना दिया है 45% प्लस एमपीसी कितना दिया है 55%, तो इसको जब जोड़ लेंगे तो यह 100 हो जाएगा, 100% का मतलब 1 हो गया, ठीक है, यह है 9 नंबर सही। अगला 10 नंबर 1-2 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में यदि आय शून्य है तो एपीसी भी शून्य होगी, तो यह नहीं कहा जा सकता है। 10 नंबर में यह गलत है। एक छूट गया है 9, बचत फलन -50 प्लस 0.5y में स्वायत्त उपभोग का मूल्य -50 होगा, यह भी गलत है, तो 9 और 10 दोनों गलत है। अब इसमें क्या करना है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकंड में दिए गए कथनों के समूह में से सही युग्म के कथनों का चयन कीजिए। जो सही इसमें बात लिखी गई है, जो मिलान देखना है, जो सही होगा वही बताना है आंसर। अब इसमें मिलान क्या देखना है, समग्र मांग बराबर एक स्टॉक अवधारणा है, समग्र मांग एक स्टॉक अवधारणा है, समग्र मांग एक स्टॉक अवधारणा नहीं है, प्रवाह अवधारणा है, तो यह हो जाएगा गलत। आयात में
घरेलू अर्थव्यवस्था की समग्र मांग को कम करता है। आयात घरेलू अर्थव्यवस्था की समग्र मांग को कम करता है। अगला क्या है, एपीसी बराबर सी रेखा का ढाल है। एपीसी सी रेखा का ढाल नहीं है, एपीसी एस रेखा का ढाल है। एपीएस एक से अधिक हो सकता है, तो यह भी एपीएस कोई ज़रूरी नहीं कि एक से अधिक हो जाए, तो इसमें बी सही है। बी का मतलब हुआ आयात घरेलू अर्थव्यवस्था के समग्र मांग को कम करता है ये, तो बी यह सही हो जाएगा, बी। और अगला कॉलम फर्स्ट से संबंधित दो मदों के साथ मिलान करके कॉलम सेकंड में दिए गए विकल्पों का सही क्रम पहचानिए। तो कैसे है, एडी क्या है, तो एडी को अगर बताया जाए तो एडी को बताया जा सकता है, एडी अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। एडी अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, एडी बराबर हो जाएगा, एडी A4 से मिल जाएगा। बचत बराबर क्या कहा जा सकता है, तो बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस उपभोग, ठीक। और y बराबर सी क्या हो जाएगा, तो y बराबर सी बचत शून्य कहलाएगी। और एमपीसी तो बताएं कई बार, एमपीसी बराबर हो जाएगा डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई। और एमपीएस बराबर हो जाएगा डेल्टा एस अपान डेल्टा वाई। और अगर एमपीसी की बात की जाए, एपीसी बराबर सी अपान वाई, एपीएस बराबर एस अपान वाई। और एपीसी प्लस एपीसी प्लस एपीएस यह बराबर हो जाएगा 1, तथा एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 हो जाएगा। यह भी इम्पॉर्टेंट है, यह तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने समग्र मांग, समग्र पूर्ति एवं समग्र मांग तथा पूर्ति के संबंध में जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं के संबंध में जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे थे, उन प्रश्नों का डिटेल से अध्ययन किया। यह आज की क्लास समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न जब एग्जाम में मिलेंगे तो निश्चित तौर पे हल हो जाएंगे।